हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपको पता है समाज में कई कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे तत्व हैं जो समाज को अंदर से खोखला कर रहे हैं और उन लोगों को सपोर्ट मिल रहा है। ऐसे लोगों का सपोर्ट मिल रहा है जो बहुत ही पावरफुल है। आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की स्टोरी टेलिंग करने जा रहे हैं वो एक ऐसी ही कहानी पे आधारित है जिसमें एक बहुत पावरफुल पर्सन एक ऐसा काम कर रहा है जिससे करोड़ों लोगों की ज़िंदगी दांव पे लगी और उसके पास एक पॉलिटिशियन का, एक चीफ मिनिस्टर का सपोर्ट है। और कैसे कैसे ये कहानी आगे बढ़ती है, चलिए इस वीडियो में बात करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जिसमें एक लड़की होती है जो सुबह सोकर उठती है। कहानी पंजाब में बेस्ड है। सुबह उठकर वो अपने फादर को जगाती है, फिर चाय बनाती है, तैयार होती है और देखती है कि उसके फादर ने उसके लिए गोल सेट कर रखा है और वो दोनों रनिंग करते हैं। फिर जाकर वो लड़की स्विमिंग करती है और उसके फादर उसको डिक्टेट करते हैं कि उसे कैसे क्या करना है। इस तरह का इनका पहले दिन का रूटीन होता है। दूसरे दिन जब वो लड़की रनिंग करके वापस आती है तो देखती है उसके दरवाजे पर एक डिफेंस की तरफ से एक लेटर आया हुआ होता है। शी थॉट कि वो उसकी जॉइनिंग लेटर है, डिफेंस में उसकी जॉइनिंग हो गई है, बट वो फिर से रिजेक्ट हो जाती है वहाँ से और बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है। जस्ट वो लड़की बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और तरह तरह की चीज़ें करती है जिससे वो अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन को शांत कर सके। उसकी इस फ्रस्ट्रेशन को नसरुद्दीन शाह सुनते रहते हैं बट कुछ नहीं कहते हैं। एनी हाउ नेक्स्ट डे होता है और वो लड़की फिर से अपने उस पुराने रूटीन में लग जाती है, जिसे देखकर जो इतना इनकरेजिंग लगता है कि जिसके लिए आप इतना परेशान हो रहे हैं जिस चीज़ के लिए और आपके हाथ में रिज़ल्ट नहीं आया और जस्ट नेक्स्ट डे आप फिर उस चीज़ के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इनकरेजिंग एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा बुरा भी फील होता है। फिर वो लड़की अपने सेट जो भी गोल उसके लिए किया जाता है वो उस हिसाब से स्विमिंग करने जाती है, बट कुछ टाइम के बाद वो पानी से बाहर ही नहीं निकलती है। उसके फादर उसे जल्दी से निकाल के डॉक्टर के पास ले जाते हैं और डॉक्टर उसको बताते हैं कि कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे, ये कुछ समथिंग वेरी सीरियस। फिर कुछ टाइम के बाद पता चलता है कि उस लड़की को कैंसर है और उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। वो लड़की अपने फादर की तरह डिफेंस में जाना चाहती थी। उसके पिता सेना के एक बड़े अधिकारी थे और वो भी उन्हीं की तरफ डिफेंस को ज्वाइन करना चाहती थी, बट ड्यू टू दिस बीमारी वो नहीं वो चीज़ कर पाती कंटिन्यू। जब वो अपनी रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ती है बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है और शीशे के सामने जाके अपने सारे बाल खुद ही कट कर देती है, जो इवेंचुअली कीमो होने के बाद उसके बाल चले जाएंगे। वो इस थॉट से इतना ज़्यादा सप्रेस हो जाती है कि वो अपने बालों को कट कर देती है। उसके फादर उसे मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं एंड समहाउ वो उसको चीयर अप करने की कोशिश करते हैं, बट दैट डज़ नॉट वर्क। उस लड़की के पास जुगनुओं से भरा हुआ एक कंटेनर होता है, इसमें उसने जुगनू भर रखे होते हैं, बट इतनी डिसअपॉइंटेड हो जाती है वो लाइफ से खैर कि वो उन जुगनुओं को उड़ा देती है। एंड द थॉट बिहाइंड दिस कि जुगनुओं को उड़ा दे रही, उनको तो उनकी ज़िंदगी जी लेने दे रही है, दैट्स वॉज वेरी ब्यूटिफुल। फिल्म शुरू होती है यहाँ से, इरादा नाम है फिल्म का। एंड फिर 12 महीने बाद की कहानी शुरू होती है जहाँ पे एक पर्सन होता है, उसके पीछे कुछ गुंडे भाग रहे होते हैं और वो भागते भागते जाता है। फिर वो उन गुंडों को बताता है, उन गुंडों के जो माफिया होता है, जो बॉस होता है, वो वहाँ पर आता है और वो शरद केलकर बने हैं एक माफिया। वो उसको मारते हैं एंड देन उसको किडनैप कर लिया जाता है। नेक्स्ट जो कट सीन में हम देखते हैं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें कुछ पत्रकार आए हुए हैं, चीफ मिनिस्टर आए हुए हैं और जो वो माफिया रहता है उसका नाम पेडी रहता है, पैडी एफ शर्मा। वो जो होता है PPFPL नाम की कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर होता है और उस शो में उसको अवार्ड दिया जाता है। जब उस शो में उसको ये अवार्ड दिया जाता है तो नसरुद्दीन साहब पहले उसको एक लेटर लिखकर भेजते हैं कि तुम, नसरुद्दीन साहब उससे काफ़ी टाइम से उसके पीछे पड़े होते हैं कि वो उसकी एक बुक साइन करे, बुक लॉन्च करे, बट वो मान नहीं रहा होता और कहता है कि इसमें बहुत पैसा लगेगा। बट किसी तरह से वो जो है उस दिन भी वो उसकी लेटर को इग्नोर कर देता है पैडी शर्मा। और फिर जब वहाँ पे उसे अवार्ड दिया जाता है तो सागरिका हेगड़े आती हैं और उसके ऊपर इंक फेंकती हैं और कहती हैं कि तुम बहुत नीच आदमी हो एंड सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स। और फिर जो है सागरिका हेगड़े को वहाँ से कुछ पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं एंड देन वो अपनी स्पीच पूरी करता है, फिर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे नेक्स्ट कट सीन में दिखाते हैं कि सागरिका हेगड़े उस लड़के की गर्लफ्रेंड होती हैं जिसे उसने किडनैप किया होता है और सागरिका हेगड़े को पैडी शर्मा के जो वो ब्लंडर करते हैं, जो वो काम कर रहे होते हैं उसमें जो वो इलीगल चीज़ करते हैं उसके बारे में पता चल जाता है और वो
वहाँ पर एक ड्रोन के थ्रू जाके उनकी फैक्ट्री का एक वीडियो निकाल लेती हैं। फिर उनके पीछे वो किसी तरह से भाग भाग के वहाँ से छिप जाती हैं। नेक्स्ट टू कट सीन में हम देखते हैं कि एक चीफ मिनिस्टर जो होती हैं, उनकी मदर उनसे कहती हैं कि तुम अपने फादर को कहाँ गई, समहाउ, जो बहुत डिस्टर्बिंग होता है उनके लिए और वो बहुत परेशान हो जाती हैं। उसके बाद दिखाते हैं कि नसरुद्दीन शाह जो होते हैं वो कुछ सर्च कर रहे होते हैं एंड वो कुछ इन्फॉर्मेशन जुटा रहे होते हैं, और फिर वो जाते हैं पैडी शर्मा के पास और उससे कहते हैं कि वो उनकी बुक लॉन्च कर दे, और वो उससे कुछ ऐसी बात कहते हैं जिसके बाद पैडी शर्मा उनकी बुक लॉन्च करने के लिए तैयार होता है। जब पैडी शाह उनकी बुक लॉन्च कर रहा होता है, वहाँ पे समारोह चल रहा होता है, उसी बीच दिखाते हैं जो पैडी शर्मा की फैक्ट्री होती है, बहुत बड़ी सी फैक्ट्री होती है, वहाँ पे धमाका हो जाता है, वहाँ पे आग लग जाती है। एक ब्रेकिंग न्यूज़ हो जाती है और कुछ लोग इसे टेररिस्ट अटैक समझते हैं कि पीपीएफपीएल की फैक्ट्री में आग लग गई। और उसके बाद पैडी शर्मा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, चीफ मिनिस्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बनाता है कि किसी भी तरह से इस केस के पीछे जो है उसको पकड़िए, वरना मैं नेक्स्ट जो भी चुनाव होगा उसमें मैं आपको फ़ंड रेजिंग आपके लिए नहीं करूँगा, मैं आपको मतलब फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करूँगा। इसके बाद कहानी में एंट्री होती है कहानी के मेन हीरो की, अरशद वारसी की। ये जो कांड हुआ होता है इसको टेररिस्ट अटैक का नाम दिया जा रहा होता है, और वो कहती हैं, अर्जुन मिश्रा नाम है अरशद वारसी के कैरेक्टर का, वो एक एनआईए ऑफिसर बने हुए हैं। तो जब वो आते हैं और तो जब चीफ मिनिस्टर उनसे मिलती है और बहुत क्लियर कट उनको समझा देती हैं कि तुम्हें जल्द से जल्द ये केस ख़त्म करना है, इसको एक ओपन एंड शट केस बनाओ एंड ब्ला ब्ला, उनको समझाती हैं कि किसी भी तरह से तुम्हें बस ये केस ख़त्म करना है। आगे कहानी में इंट्रोड्यूस होते हैं जो एनआईए ऑफिसर अर्जुन मिश्रा के एक उनको सब कलीग दिया जाता है। एक इंस्पेक्टर वहाँ के एक आईपीएस होते हैं जो शुरू में बहुत जोश से भरे होते हैं, बट बाद में चल के जब वो अरशद वारसी के थ्रू ही उन्हें रियलिटी देखने को मिलती है तो वो काफ़ी नॉर्मल हो जाते हैं। फिर दिखाते हैं कि सागरिका हेगड़े ने जो फ़ोटोग्राफ्स निकाले होते हैं वो उनको पिक्चर के फॉर्म दे रही होती हैं, और फिर वो अपनी सारी डिटेलिंग लेके, मतलब सारी रिसर्च लेके अरशद वारसी के पास जाती हैं और कहती हैं ये सारी रिसर्च है जो मैंने की है, आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अरशद वारसी जाते हैं पैडी शर्मा के जो मैनेजर होते हैं उनके पास, और वो उनसे बात करते हैं, वहाँ से उन्हें कुछ क्लूज़ मिलते हैं एंड उसके बाद जब वो वापस चले जाते हैं, बट कुछ क्लू वापस मिलने के बाद वो वापस उनके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम कहाँ थे और भगत सिंह कौन है तुम्हारी कंपनी में। उन्हें एक क्लू मिलता है, रास्ते में उन्हें भगत सिंह की मूर्ति दिखती है, तो इसलिए वो लौट कर आते हैं मैनेजर के पास और उससे पूछते हैं कि भगत सिंह कौन है। तो बताता है कि हमारी कंपनी में काम करता था, काम में बहुत अच्छा था, उसके पास उस काम की समझ बहुत ज़्यादा थी, एक्सपीरियंस था, इसलिए हमने उसे रखा था। फिर अरशद वारसी जो है चीफ मिनिस्टर से मिलते हैं और वो उनसे कहती हैं कि तुम ज़्यादा इसकी खोजबीन मत करो, चुपचाप जाओ और केस को सॉल्व करो जाके। अरशद वारसी के जो है केस की जांच पड़ताल करने लगते हैं, उन्हें कुछ कुछ क्लूज़ मिलते हैं। फिर एक क्लू मिलता है उन्हें जो नसरुद्दीन शाह से जुड़ता है। फिर वो नसरुद्दीन शाह के घर जाते हैं और वहाँ पर जाकर एक माइक वहाँ पर चिपका देते हैं, और फिर जो है उन्हें और भी सबूत मिलते हैं जिससे उन्हें धीरे धीरे केस की कड़ियाँ वो जुड़ने लगती हैं। फिर वो नसरुद्दीन शाह उनसे मिलते हैं, उनसे कुछ बात करते हैं और फिर उन्हें उनका वो माइक ला कर देते हैं, कहते हैं कि ये वो माइक है जो आप यहाँ पर भूल गए थे। और वहाँ बताते हैं, वहीं पर अरशद वारसी उन्हें बताते हैं कि उन्हें उनकी डॉटर के बारे में पता है एंड सो ऑन। और फिर जो है दिखाते हैं कि अरशद वारसी की एक फ़ैमिली होती है, वो अपने बेटे से अक्सर बात करते होते हैं। पैडी शर्मा के पास जाते हैं और कुछ पुरानी फ़ाइलों को चेक करते हैं। फिर सागरिका हेगड़े से मिलते हैं और सागरिका हेगड़े उन्हें अपनी रिसर्च के बारे में बताती हैं। फिर वो सागरिका हेगड़े को उनके बॉयफ्रेंड की डेथ का रियल जो व्हाट्स दैट पोस्टमार्टम रिपोर्ट देते हैं, जहाँ जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं कि उन्हें पता चलता है कि उनके बॉयफ्रेंड की डेथ हो चुकी है और उन्हें पैडी शर्मा ने ही मरवाया था। उसके बाद शरद वाजपेयी फिर नसरुद्दीन शाह से मिलता है और यहाँ पर नसरुद्दीन शाह उन्हें बता देता है कि ये सब चीज़ें कैसे हुई, बट ये सीन में बाद में दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें सिर्फ इतना पता चलता है कि वो नसरुद्दीन शाह से मिला और वो उसे भगत सिंह की पत्नी से मिलने जाने को कहते हैं, जो कि एक अस्पताल में होती हैं किसी दूसरे शहर में। तो जब वो भगत सिंह की पत्नी से मिलने जाता है तो वो कहती हैं कि मैंने जो है दस्तावेज़ पे दस्तखत कर दिए हैं कि मेरे पति ने ही ये ब्लास्ट किया है, उन्होंने पैसों के लिए किया था, मैं अस्पताल
अस्पताल में हूँ, मगर जब आप जाइएगा तो वो उन्हें एक ट्रेन नंबर देती हैं और आप कहती हैं आप इस ट्रेन से जाइएगा। जब वो उस ट्रेन से जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे कैंसर के पेशेंट रहते हैं, जिनके सिर पर बाल नहीं रहते हैं। उस ट्रेन में सिर्फ 2 तरह के लोग रहते हैं, पेशेंट और उनका इंश्योरेंस करने वाले। इतने सारे कैंसर पेशेंट और उनकी लाइफ इतनी बुरी तरह से डिवास्टेड है, ये सब देखकर अरशद वारसी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और फिर नसरुद्दीन शाह से मिलते हैं। वहाँ कुछ बात होती है और वो उन्हें और लोगों के बारे में बताते हैं जो उस केस से जुड़े हुए थे। एक लड़का जो कनाडा जाना चाहता था और एक दूसरा लड़का जिसे पैसों की ज़रूरत थी। किस तरह से इन लोगों ने मिलकर पैडी शर्मा की कंपनी में ब्लास्ट किया था, ये पूरी कहानी अरशद वारसी को नसरुद्दीन शाह यहाँ पर बताता है। नेक्स्ट टू कट सीन में हम देखते हैं नसरुद्दीन शाह अपनी बेटी को हिमाचल वगैरह लेके जाता है, बट ये वो कहानी होती है जो वो अरशद वारसी को बता रहा होता है कि वो अपनी बेटी को पहाड़ों में लेके गया, स्पीति में लेके गया, वहाँ पर किस तरह से उसने उसको पॉजिटिव रखने की कोशिश करी और किस तरह से उसने उसको सर्वाइव करने की हिम्मत दी। नेक्स्ट टू कट सीन में दिखाते हैं कि नसरुद्दीन शाह का जो घर होता है वहाँ पर आग लग जाती है और जो है सब लोग उसमें जल जाते हैं, बट वहाँ से जो अरशद वारसी होता है वो कुछ नसरुद्दीन शाह के बैजेस वगैरह कलेक्ट कर लेता है क्योंकि वो एक आर्मी ऑफिसर का प्राइड होते हैं। इसके बाद सागरिका हेगड़े को एक एसिड अटैक की धमकी आती है, उन्हें एक डेथ अटैक मतलब एक डेथ का थ्रेट मिलता है। फिर अरशद वारसी जो है अपने फुल मूड में आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि ही नीड्स टू सॉल्व द केस, क्योंकि जब से उन्होंने उन कैंसर पेशेंट्स को देखा था वो बहुत ज़्यादा डिवास्टेड थे और वो सीएम की बात नहीं सुन रहे थे। पैडी शर्मा के मैनेजर के पास जाते हैं और कहते हैं तुम्हें जो जो पता है मुझे सब बता दो, या तुम्हें जो पता होगा अगर तुमसे कोई पूछने आएगा तो सबसे पहले वो क्या करेगा। तो पैडी शर्मा बताते हैं कि वो सबसे पहले मुझे मार देगा। तो मतलब पैडी शर्मा कहते हैं मैं मरते दम तक नहीं बोलूँगा। तो वहाँ पर वो उनको मार ही दिया जाता है, मतलब मारते हैं उनको, अरशद वारसी ही उनको मार देते हैं, ताकि इस तरह से ये सब करके जो अरशद वारसी होता है वो शरद केलकर के ऊपर एक तरह का दबाव बना रहा होता है और इस दबाव के चलते शरद केलकर अपने मैनेजर को मार देते हैं। उसके बाद जो सीएम होती हैं उनको और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अरशद वारसी से और ज़्यादा प्रेशराइज़ करने लगती हैं। अरशद वारसी उनके घर आते हैं उनसे मिलने और एक शंकर जी की मूर्ति लेकर आते हैं, जहाँ पर जो सीएम होती हैं वो सारा अपना कच्चा चिट्ठा खोल देती हैं कि तुम लोग जो है क्या है टुच्ची टुच्ची नौकरी करते हो, हमारे दम पे जीते हो, पैडी शर्मा मुझे फाइनेंस नहीं करेगा, ऐसा करो, मैं उसको फंसाना नहीं चाहती। वो अपनी सारी उल्टी बातें वहाँ बोल देती हैं। और फिर नेक्स्ट टू कट सीन में दिखाते हैं कि अरशद वारसी दौड़ रहे होते हैं, भगत सिंह को देखकर मोटिवेट होते हैं। उसके बाद उन्हें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जहाँ पे उन्हें शरद केलकर मिलता है, उनकी तारीफ़ करता है, बट अरशद वारसी कुछ नहीं बोलते। फिर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होती है तो धीरे से वो सीएम के पास जाते हैं और उनको दिखाते हैं कि आप इस्तीफ़ा दे दीजिए और आप इस्तीफ़ा दे दीजिए, वरना जो है आप बहुत बुरा फंसेंगी। आपकी जो रिकॉर्डिंग थी वो मैंने कर ली थी, जो आपकी सच्चाई मैं लोगों के सामने ला दूँगा। फिर जो है सीएम वहाँ से इस्तीफ़ा दे देती हैं और पैडी शर्मा इस बात पे बौखला जाता है और कहता है पीपीएफपीएल की इसमें कोई गलती नहीं है, वो कुछ भी गलत नहीं कर रहा था। एंड उसके बाद जो है सीएम भी उनको छोड़ देती है। उसको मतलब पैडी शर्मा को लगता है कि सीएम उनका साथ देंगी, बट सीएम उनका साथ दिए बिना ही वहाँ से निकल जाती हैं। इसके बाद वो अरशद वारसी होता है, वो जो इंस्पेक्टर होता है या वो आईपीएस होता है, बट वो एक जूनियर ऑफिसर होता है अभी, तो उसके ऊपर गुस्सा करने लगते हैं और उसको धमकाने लगते हैं। इस बीच क्या करती है सागरिका, वो लोगों से वहाँ पर कहता है कि क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैंने कुछ गलत किया है। यहाँ पर वो वीडियो चलता है जहाँ पर हमें असलियत पता चलती है कि अब तक यहाँ पर कहानी में क्या हो रहा था। यहाँ पर हमें पता चलता है पूरी कहानी में अब तक क्या चल रहा था, ऐसा क्या है जिसकी वजह से शरद केलकर फंसे हुए थे। पैडी शर्मा ऐसा क्या गलत करता है। पैडी शर्मा जो केमिकल्स होते हैं हॉस्पिटल या सब जगह के बचे हुए केमिकल्स होते हैं उन्हें ज़मीन में डिकम्पोज करता है। तो जब वो डिकम्पोज कर रहा होता है तो कुछ केमिकल होते हैं जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो वाटर लाइन होती है उसमें चले जाते हैं, और इस गलती को एक्सेप्ट करके उस वाटर लाइन को बंद कराने की जगह वो लोगों की जान की परवाह नहीं करता है और कहता है कि जैसे चल रहा है चलने दो, जाने दो। ये सारी बातें उस कैमरा में रिकॉर्ड हो जाती हैं जो शुरुआत में सागरिका हेगड़े ने अपने ड्रोन के थ्रू रिकॉर्ड किया था। और यहाँ पर सारे लोगों के सामने सारी बातें आ जाती हैं कि जो पंजाब के पानी में जहर भरा हुआ है वो किस तरह से भर रहा है, कि ज़मीन के अंदर इतनी ज़्यादा गंदगी हो गई है लोगों के बिज़नेस की वजह से कि ज़्यादा पानी दूषित हो गया है, आप ज़मीन का पानी पी नहीं सकते, नल के थ्रू जो पानी आता है।
तो इस तरह की वहाँ पर इन सब ये सब जो चीज़ें होती हैं वो शरद केलकर गलत कर रहा होता है, और उसे वो जो जूनियर आईपीएस ऑफिसर होता है वो शरद केलकर को पकड़ने की कोशिश करता है, बट वो उसे धक्का देते थे। इस बीच अरशद वारसी शरद केलकर को एक थप्पड़ मारते हैं। वो फिल्म का मोस्ट आइकॉनिक सीन होता है, द बेस्ट सीन। मैंने उस सीन को 3 बार पीछे बैक करके देखा। दैट वाज सो एपिक। अरशद वारसी शरद केलकर को एक थप्पड़ मारते हैं और उन्हें याद दिलाते हैं कि वो क्या गलत कर रहा है। अरशद वारसी किस पोजीशन पे और शरद केलकर क्या है। इसके बाद वहाँ पर खड़े सारे ऑफिसर्स उनको सैल्यूट करते हैं। कहानी में आगे दिखाया जाता है कि किस तरह से फिर आगे शरद केलकर का जो बिज़नेस होता है उसको ये लोग बंद कराते हैं, और आगे चलकर हमें पता चलता है कि नसरुद्दीन शाह के घर में जो आग लगी थी वो फेक थी, अरशद वारसी ने लगवाई थी ताकि किसी तरह से केस के तार जुड़े और शरद केलकर इसमें विक्टिम हो, शरद केलकर को ये लोग पकड़ सकें। और फिर कहानी एंड हो जाती है। ओवरऑल कहानी बहुत अच्छी थी। शुरू में कहानी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिंग लगती है, स्लो लगती है, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट था। कहानी जिस तरह से एंड में हमें बांधती है, जिस तरह से अरशद वारसी के आने के बाद कहानी हम लोग को बांध लेती है, दैट इज़ सो गुड। ग्रिप वहाँ से अच्छी बन जाती है। फिल्म बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी फिल्म। मुझे एक्चुअली स्टार्टिंग में फ़िल्म उतनी ग्रिपिंग लगी नहीं, लग रहा था कि क्या कहानी है, बट कहानी स्टार्टिंग में हम लोग को बताती ही नहीं। कहानी थोड़ा हाफ ऑफ द स्टोरी के बाद कहानी समझ में आती है कि ये एक क्राइम हो रहा है, समथिंग विच इज़ हार्मिंग पीपल एंड इट इज़ अ थ्रेट टू पीपल्स लाइफ, तो विच इज़ अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम इन द कंट्री एज वेल। बट उस पर ये फिल्म बनी है एंड इट्स अ गुड फिल्म। एंड 2 घंटे की मूवी नहीं है, इट्स एक घंटे 45 मिनट की मूवी है। आप चाहें तो इसको डिज़नी प्लस पे देख सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड मूवी। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो। नेक्स्ट आप किस मूवी का एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।